Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we were studying chapter 7 and that is equilibrium. ठीक है, अब तक हमने जो भी इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है एंड हम काफ़ी टाइम से इसकी क्लासेस को स्टडी करते आ रहे हैं, तो बहुत कुछ भूल भी गए होंगे आप लोग। तो लेट अस टेक अ ब्रीफ रिवीजन कि हमने अभी तक इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपके लिए एक रिवीजन भी होता जाए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। क्योंकि ऑलमोस्ट यदि आप कोशिश करेंगे तो हमने सिर्फ अभी तक 60% कंप्लीट किया है, 40% रिमेनिंग है। तो जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं ताकि हमको भी याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम में हमने इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब समझा था, फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि कैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, कि यानी जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एंड जिस स्टेज पर जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज में यानी फिजिकली इक्विलिब्रियम को कैसे करते हैं, कि जब आपका मैटर के बेसिस पे हम देखते हैं कि मैटर जो है 3 टाइप्स के होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो, लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो, गैस से सॉलिड कन्वर्ट हो या गैस से लिक्विड कन्वर्ट हो, इन 6 प्रोसेस के बीच में जो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, ठीक है, उसके द्वारा हम फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ते थे। जैसे कि सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। तो इक्विलिब्रियम को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं, वो जनरली हम डबल एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंगल एरो से लिख रहे हैं यानी वो यूनि डायरेक्शनल है। और जब रिएक्शन बाई डायरेक्शनल हो जाए, जब कोई भी रिएक्शन बाई डायरेक्शनल हो जाए यानी फॉरवर्ड भी चल रहा है और बैकवर्ड भी चल रहा है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का स्टेज बोलते हैं। जैसे कि इक्विलिब्रियम के स्टेज के लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल स्टडी किया हुआ था। वो सिंपल सा एग्जांपल था कि जस्ट सपोज कि एक बीकर है, उसमें आपने टॉप लेवल तक पानी भर के रखा हुआ है, यानी अब यहाँ पे और ज्यादा आपका लिक्विड नहीं आ सकता है। यानी अगर मैं बाहर से पत्थर डालना शुरू कर दूं तो ऑटोमेटिकली उतना ही पानी बाहर आएगा जितना इसके अंदर पत्थर डालना मैं शुरू करूंगा। यानी ये वो लेवल पे पहुंच गया है, कहा इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच गया है कि अब अगर मैं एक्सटर्नली और डालूंगा तो कुछ हद तक पानी बाहर आएगा। और कितने हद तक पानी बाहर आता है, जितना वेट आप डालोगे। तो उसी प्रकार से कोई भी रिएक्शन को इफेक्ट ऐसे ही करता है कि बाहर से आप कितना इफेक्ट कर रहे हो, उसी हिसाब से आपका रिएक्शन भी क्या होता है, बदलता है। फिर उसके बाद हमने जब केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करना शुरू किया तो हमने पढ़ा कि बेसिकली ये गैसेस के केस पे ही इक्विलिब्रियम क्या होता है, अप्लाई होता है। सॉलिड एंड लिक्विड के केस पे भी होता है, ऐसा नहीं है। बट हमको जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या था कि कोई भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को जब डिनोट करते हैं तो वो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बेसिस पे हम लिखते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, जहां पे यदि मान लो कि कोई रिएक्शन होता है A प्लस B दैट इज कन्वर्टिंग इनटू C प्लस D, तो इसको हम जो लिखते थे Kc इज इक्वल टू A रेज़ टू द पावर रिएक्ट प्रोडक्ट पहले रहेगा C रेज़ टू द पावर C, D रेज़ टू द पावर D। ये जो होते हैं A, B, C और D, जो स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो कि नेचुरल नंबर या इंटीजर में होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर होगा तो चलेगा। अपॉन A रेज़ टू द पावर A, B रेज़ टू द पावर B, हम बेसिकली ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो श्योर फॉर्म में ये ऐसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये गैसेस के केस में ही अप्लाई होता है। सॉलिड के केस पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जो कॉन्सेंट्रेशन को हम बिग ब्रैकेट्स और के अंदर जो डिनोट करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो उसमें बेसिकली आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड फिर प्रेशर के केस में भी हमने स्टडी किया था, जो केटी के लिए लिखते थे तो हम प्रेशर इसका लिखते थे, तो एक रिएक्शन रिलेशन था केटी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज़ टू द पावर डेल्टा एन, हम ऐसे लिखते हैं। तो होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड सॉल्व किए एंड हमने एक और चीज पढ़ा था, रिएक्शन कोएफिशिएंट, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, यानी लेस देन है, कि Q की वैल्यू इक्वल टू Kc है या Q की वैल्यू ग्रेटर देन Kc है। तो जब लेस देन Kc होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। यानी अभी पूरा प्रोडक्ट नहीं बना है, यानी एक हद तक प्रोडक्ट बन जाएगा, अब उससे ज्यादा जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्टेंट बनना मेरा शुरू हो जाएगा। ठीक है, Q इज इक्वल टू Kc यानी इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, अब बराबर चल रहा है।
Q इज ग्रेटर देन KC है, यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गया है, वो अब रिएक्टेंट में बदलने की कोशिश क्या कर रहा है, खुद ब खुद अपना रहा है। तो स्टेबल कंडीशन हमारे लिए ये होती है। उसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ली-चैटलियर प्रिंसिपल में हमने क्या स्टडी किया कि यदि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से बदल जा रहा है, या उसके इक्विलिब्रियम में इफेक्ट पड़ रहा है, या उसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जा रहा है, तो रिएक्शन खुद ब खुद उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करती है कि वापस वो इक्विलिब्रियम क्या करे, अचीव कर दे। ठीक है, इसमें हमने 4 चीजें पढ़ी थी, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ये 4 चीजें होती हैं जो किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करती है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी, वो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगा। एंड द लास्ट टॉपिक विच वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास वाज द डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि डिसोसिएशन होता है और किस बेसिस पे एलिमेंट्स टूटते हैं, या उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे होता है, कैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप स्ट्रॉन्ग बोलते हो, कैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप वीक बोलते हो, एंड इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक के, उसको भी हमने सॉल्व किया था। अब जो हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड आप बहुत मेरे ख्याल से 9th क्लास से या ऑलमोस्ट 8th क्लास से आप उसी को पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज एसिड एंड बेस। तो हम लोग पहले कुछ पढ़ते हैं फिर कुछ पढ़ते हैं। तो यूजुअली क्या था उस टाइम पे, किसी की भी एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं थी, तो न्यू साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अनुसार उन्होंने डेफिनेशन दी। ठीक है, तो जो एसिड एंड बेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एसिड एंड बेस मिल करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जैसे एसिड के लिए हमारे लिए एक ही नाम है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H2CO3 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। बेस पे हमने पढ़ा है NaOH, NaOH होल ट्राइस, CaOH होल ट्राइस, AlOH का होल ट्राइस, इन सबको हमने क्या पढ़ा है, बेस के रूप में स्टडी किया हुआ है। तो अब जो साइंटिस्ट है, और दूसरा चीज हम लोग पीएच वैल्यू पे पढ़ते हैं कि जिनकी पीएच वैल्यू 7 से छोटी है वो एसिड, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से बड़ी है वो बेस, जिनकी पीएच वैल्यू 7 है वो एसिड और बेस का बीच यानी न्यूट्रल है। ये हम पढ़ते थे। ठीक है, फिर एक पढ़ते थे हम लोग ब्लू लिटमस पेपर वाला, कि जो कलर चेंज कर दे उस बेसिस पे हम एसिड और बेस को क्या करते थे, डिफाइन करते थे। जैसे ब्लू लिटमस पेपर टू रेड टू एसिड, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू बेस, ये पढ़ते थे। तो ये सब क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जानने की, वो हम जानते थे कि एक्सपेरिमेंटली हम कैसे जान सकते हैं, बट कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमको कैसे पहचानना है कि एसिड है कि बेस है। तो उसके लिए जो हमको टोटल 3 थ्योरी पढ़नी है। पहली थ्योरी है आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, आर्हेनियस, ARRENHIUS। आर्हेनियस ने ये डेफिनेशन दी कि जो सब्सटेंस H+ यूज करता है, या जो सब्सटेंस H+ डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। यानी एसिड कौन कहलाएगा, जो हमको H+ आयन डोनेट करता है, और बेस कौन कहलाएगा, जो हमको OH- आयन डोनेट करता है। उसने इस बेसिस पे क्या कर दी, डेफिनेशन दी कि जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड, और जो OH- आयन क्या डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस का रूप हम देंगे। तो चलिए आप लोग के जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ऑल सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयंस, ठीक है ना, आयंस है क्योंकि प्लस और माइनस आ जाए तो आयंस ही होंगे। H+ ions when dissolved in water are called acid, and while those which ionize in water to furnish OH- ion are called base। यानी जो पानी के साथ मिलते हैं, जो पानी के साथ उनका ब्रेकिंग कर रहे हैं, जैसे कि HCl है, HCl टूट गया, किस फॉर्म में टूटा, H+ and Cl- आयन में टूट गया। ये H+ दे रहा है यानी ये एसिड है। NaOH, NaOH हमको क्या दे रहा है, Na+ and OH- आयन, ये हमको क्या दे रहा है, OH- आयन दे रहा है, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो इस बेसिस पे उसने डेफिनेशन दी थी। तो इससे रिलेटेड जो और है एक डायग्राम्स के थ्रू से, जैसे कि मान लो मैं एक बीकर और इसमें वाटर है, और जब मैंने इसमें मान लो एसिड मिलाया, तो ये क्या करेगा, कंप्लीट यहाँ पे H+ आयंस की एफिशिएंसी क्रिएट करवा देगा। क्या कराएगा, H+ आयंस की एफिशिएंसी क्रिएट करा देगा, यानी यहाँ पे H+ आयन ज्यादा हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और जबकि जो OH- आयन को अगर मान लो मैं कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दूं इसमें, तो और ये OH- आयन क्रिएट करा देगा, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। बट H+ आयन जो होता है ना, वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो इंडिविजुअली अकेले रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, वो इंडिविजुअली अकेले कभी नहीं रहना पसंद करता है। सो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, लेट मी वेट प्लीज,
बेसिकली ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमेशा H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H3O प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। H प्लस जो है हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये बेसिकली इस फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो इसके बारे में जो आपके एनसीईआरटी में थ्योरी दी गई है, सो लेट अस वन टाइम रीड दैट थ्योरी। आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट, वेट प्लीज। So class, Arrhenius told that some acid and bases ionizes completely in solution. They are called strong acids and bases. Other which are dissociated to a limited extent is known as weak acid or weak bases. तो उन्होंने उस बेसिस पे क्या किया? एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4, HClO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप होते हैं, ठीक है। जबकि NaOH, KOH ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम पे होते हैं। Every hydrogen compound cannot be regarded as an acid, यानी यदि आप बोलो कि CH4 है वो कभी ऐसे टूट जाए CH3 माइनस और H प्लस के फॉर्म में, तो ये भी तो H प्लस डोनेट कर रहा है, पर नहीं, ये एसिड नहीं, ठीक है, ये एसिड नहीं कहलाएगा। तो इस बात को याद रखना। Similarly, CH3OH, C2H5OH, etc. have OH minus group, but they are not bases. उसी प्रकार से जैसे अल्कोहल होता है, अल्कोहल का जो फॉर्मूला आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको स्टडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे C2H5OH हो गया, ठीक है, जो हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं वो इसी से बना होता है, इथेनॉल से, ठीक है। ये इसके पास OH माइनस है, लेकिन ये बेस नहीं कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बेस नहीं कहलाता है। इस बात पे याद रखना। Actually, free H plus ions are highly reactive, so they do not exist in water. They combine with water molecule to form hydronium ion. जैसे मैंने आपसे कहा जो H प्लस आयन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। द प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज H plus aqueous. It is now known that almost all the ions are hydrated to more or less extent and remaining जो भी है। The oxides of many non-metals react with water to form acids and are called acidic oxide. बहुत सारे एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे CO2 कार्बन ऑक्साइड reacts with water to give you acidic oxide, that is H2CO3, या आपको क्या देता है? H2CO3 देता है। सिमिलरली नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी रिएक्ट करके आपको नाइट्रिक एसिड देगा। मेनी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। सो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है, यानी जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिडिक देंगे। सिमिलरली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी वो आपको बेस देते हैं। क्या देते हैं? बेस का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड के नाम से हम जानते हैं। तो ये सब नॉर्मल है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, तो ये भी आप जानते हैं अच्छे से। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है पहले वो जान लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी यही सब दिया हुआ है। फॉर द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज एब्सोल्यूट नेसेसरी, यानी हम तो इसको देख के, मतलब सिर्फ देख के तो नहीं बता सकते कि एसिड है कि बेस है, उसके लिए पानी का होना अति आवश्यक है। बिना पानी के होते हुए बता ही नहीं सकते हो आपको। तो ड्राई HCl shall not give as an acid, यानी ड्राई HCl तो आपको बताएगा नहीं कि एसिड है कि क्या है, सिर्फ लिक्विड बताएगा, एक्वस सॉल्यूशन ही आपको बता पाएगा। द कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी बिना पानी के आपको बताया जाएगा, ठीक है, पानी होना ही चाहिए। It cannot explain the acidic character of certain salts such as AlCl3 in aqueous solution. An artificial explanation, the neutralization process is limited to those reactions which can occur in aqueous solution. Also, reaction involving salt formation do not occur in the absence of salt. तो इसके बाद जब इसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई, अब लिमिटेशंस जो आई कि आर्हेनियस में जो भी एक्सप्लेन किया एसिड एंड बेस के बारे में, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। H प्लस देना एसिड, OH माइनस आयन देना बेस, हमारे लिए भी अच्छा था, लेकिन लोगों को जलन होने लग गई। लोगों ने कहा कि इतनी जल्दी इसे खोज कैसे कर ले, टांग खींचना शुरू। तो उन्होंने फिर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी नाम के दो साइंटिस्ट आए एंड उन्होंने अपना नया फंडा दिया। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि कौन एसिड और कौन बेस होता है। सो इन 1923 ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उन्होंने थोड़ा ज्यादा मॉडर्न एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन। एक एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, एंड हाइड्रोजन आयन
लाइक हाइड्रोजन आयन क्या है, प्रोटॉन ही तो है। H+ जो होता है वो प्रोटॉन होता है। क्यों प्रोटॉन होता है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, ठीक है। अब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देगा तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज बचा क्या उसके पास, एक प्रोटॉन बचा, तो सिर्फ उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रोटॉन बोल सकते हैं। And a base is a substance that can accept a proton from acid. यानी एसिड वो कहलाता है जो प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, यानी जो H+ डोनेट कर देगा। ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट उसने उठा लिया पूरा का पूरा, ठीक है, कुछ नया नहीं था। एसिड कौन होता है? जो H+ आयन दे सकता है। बेस कौन होता है? जो H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है। बस उसने इतना ही कहा, उसने इतना ही बताया। तो अब जैसे कि अगर मैं ये बोल दूं कि HCl को मैं H2 के साथ मिला दिया, ठीक है, HCl क्या करता है, H+ आयन डोनेट करेगा। H+ आयन इंडिविजुअली रह नहीं सकता है, वो H3O के पास गया, वहां प्लस बना दिया, यहाँ Cl- अकेले, ठीक है। तो उसने कह दिया कि Cl- क्या है, एसिड है। Cl- आयन क्या है, एसिड है, क्योंकि वो H+ आयन क्या किया, डोनेट किया है। H3O+ क्या है, वो बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये उसने थ्योरी बताई। इन दिस रिएक्शन HCl acts as acid because it donates a proton to the water molecule. Water on the other hand behaves as a base by accepting a proton from the acid. ऐसी एक और रिएक्शन देखते हैं NH3 का। NH3 का जो वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये बन जाता है NH4+ और ये बन जाता है H3O, सॉरी ये बन जाता है OH- आयन। क्यों? क्योंकि NH3 ने क्या किया, H+ आयन इसका गेन किया, तो ये बेस हो गया। H2O ने क्या किया, H2O ने डोनेट किया, तो क्या हो गया, एसिड हो गया। यानी वाटर अपना एसिड भी एक्ट करता है और बेस भी एक्ट करता है, दोनों की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो ये उसने बताना चाहा था। अब उसी प्रकार से उसने बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस दिए, लेकिन उसने एक टर्म दे दिया। वो टर्म क्या था, थोड़ा जानते हैं। वेट, सॉरी, तो जैसे इसमें ये था NH3 और H2O, वैसे देखा जाए तो ये बेस होता है। ये क्या है, ये बेस है। ऑब्वियस बात है बेस है, क्योंकि ये H+ आयन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस, और जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड। लेकिन उसने यहाँ पे अलग नाम दे दिया, उसने इसको कह दिया कॉन्जुगेट एसिड। उसने इसको क्या नाम दे दिया, उसने इसको नाम दे दिया ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस। उसने इसको क्या नाम दे दिया, कॉन्जुगेट बेस का नाम दे दिया। क्यों ऐसा किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मान लो कभी कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश होने के बाद ये रिएक्शन वापस इधर जाना शुरू कर देगा, बिल्कुल करेगा। अगर करेगा तो NH4+ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में कन्वर्ट होगा। अब ये क्या करेगा, H+ आयन लूज करेगा। H+ आयन लूज करने वाला क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है, इसलिए इसने उसको नाम दे दिया कॉन्जुगेट एसिड। अब OH- आयन क्या करेगा, इसके द्वारा यूज किया गया OH- आयन गेन H+ आयन गेन करके वापस H2O में कन्वर्ट होगा, और जो H+ गेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसलिए उसको नाम क्या दे दिया, कॉन्जुगेट बेस दे दिया। यानी कि फिर से जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब ये बेस था और ये एसिड था। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन गेन कर रहा है। और ब्राउनस्टेड ने क्या कहा, ब्राउनस्टेड ने कहा जो H+ आयन गेन करता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और जो H+ आयन लूज करता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचा तो ये इसमें भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसमें भी अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ये H+ आयन लूज करके यहाँ तक आएगा NH3, ठीक है। अब एक साथ दोनों को बेस तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी H+ आयन गेन कर रहा है, ये भी कर रहा है, दोनों को एक साथ बेस बोलेंगे तो हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए उसने उसको OH- आयन को क्या नाम दे दिया, कॉन्जुगेट बेस नाम, ठीक है। एक साथ दो लोगों को एसिड बोलना भी गलत है, क्योंकि ये भी H+ आयन यूज कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो उसने इसको नाम क्या दे दिया, कॉन्जुगेट एसिड दे दिया, और इसको प्रॉपर बेस और एसिड दिया। इसको कॉन्जुगेट इसलिए दिया, क्यों? क्योंकि ये इसी से तो डिराइव हुए हैं, ये नहीं होते तो डिराइव भी नहीं होता। तो ये इसमें उसने क्या बोल दिया, ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है।
तो इस प्रकार से ब्रॉन्स्टेड ने अपनी थ्योरी सामने रखी थी। द बेसिक सॉल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर एंड अमोनिया मॉलिक्यूल एक्ट एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड दस कॉल्ड लॉरेंस ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। तो ये थ्योरी उसने सामने रखी थी जो आपको अपने एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसने नाम दे दिया इन दिस केस NH4 act as a Bronsted acid where OH minus act as a Bronsted base. The acid base pair that differs only by a proton is called conjugate acid and base pair. If Bronsted acid is strong then its conjugate base is weak and vice versa. तो इसने ये कहा कि अगर Bronsted base Bronsted acid से ही क्या बन रहा है, conjugate base बन रहा है, बेस से ही क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। तो उसने ये कहा कि अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, वीक होगा, और अगर बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, वीक होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक, ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग। ऐसा ही इसमें पढ़ना चलता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। तो यहाँ तक आपके लिए आज हम क्लास को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। टिल देन आई होप कि आप आर्हेनियस थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा, साथ ही साथ ब्रॉन्स्टेड को भी अच्छे से एक बार पढ़िएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट बचा है वो है लुईस वाला, एंड उसके बाद हमें आयनाइजेशन ऑफ वाटर बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है जो कि एक इंपॉर्टेंट है। तो होप हाफ ईयरली से पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट आपका जो हाफ ईयरली का पोर्शन है वो चैप्टर 1 to 6 एंड चैप्टर 9 है। 23 दिसंबर से आप लोगों का हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला है। बी प्रिपेयर्ड, आपको स्कूल आके ही अपीयर करना है, होम एग्जाम नहीं होगा लास्ट टाइम की जैसे, स्कूल में ही आना है। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए एंड टेक केयर।